नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सास बनना भी ज़रूरी है। पार्वती जी आज जल्दी ही उठ गई थी। कितना हल्का महसूस कर रही थी वह आज, जैसे उनके पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वह चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। बहुत सारा काम पड़ा था। वह जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी क्योंकि आज उनके बेटा राहुल और बहू तन्वी 10 बजे आने वाले थे। राहुल की शादी के बाद वे दोनों पहली बार घर आ रहे थे। उनकी शादी मार्च के शुरुआती हफ्ते में हुई थी। फिर हनीमून के लिए विदेश चले गए। वहां से लौटे तो कोरोना संकट में दिल्ली में ही रह गए। पूरे 2.5 महीने से पार्वती जी ने अपने बेटे और बहू को देखा ही नहीं था। बस फोन पर ही बतियाकर मन को संतुष्ट कर लेती थी। सरकार ने कल से लॉकडाउन में ढील दे दी थी। अब केवल हॉटस्पॉट पर ही कर्फ्यू रहेगा, इसलिए राहुल ने पहली फ्लाइट में ही बुकिंग करवा दी थी। आज वह 10 बजे की फ्लाइट से आने वाले हैं। तभी पार्वती जी अपनी पुरानी बातों को याद करने लगी। जब 4 साल पहले राहुल के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी, तब राहुल बहुत छोटा था। उसके जीवन में तो अचानक ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पार्वती जी की मदद करने वाला कोई नहीं था। उनके पास पहले से थोड़ी जमा पूंजी थी, तो उससे उसने राहुल को पढ़ाया था और साथ में सिलाई का काम शुरू किया, जिससे घर का खर्च चल जाता था। पार्वती जी ने अपने जीवन में बहुत ही मुश्किलों का सामना किया था। शादी वाले दिन वह खूब फूट फूट कर रोई थी। काश कि आज उसके पिता जिंदा होते और अपने अरमानों को पूरा होते देखते। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। जैसे हर माँ बाप का सपना होता है अपने बेटे की शादी होते हुए देखना, उनको सफल होते हुए देखना, लेकिन शायद राहुल के पिता की किस्मत में यह सब नहीं था। यही सब बातें सोचते हुए उनकी आंखें भर आई। फिर अपने मन को समझाते हुए उठकर सफाई करने में लग गई कि इतने में मिसेस वर्मा का फोन आ गया। पूछ रही थी कि शाम 6 बजे होने वाला सत्संग होगा कि नहीं। कोरोना में लॉकडाउन से पहले तो हर रविवार को 6 बजे पार्वती जी के घर पर सत्संग होता था। करीब 10-12 कॉलोनियों की औरतें इकट्ठा हो जाती थी, तो थोड़ा सत्संग करती और थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेती थी। लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला रविवार है, इसलिए मैं पूछ रही थी। पार्वती जी ने भी कह दिया कि सत्संग होगा, क्यों नहीं, जरूर होगा, सबको सूचना दे दो। चलो ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। इतना बोलकर पार्वती जी ने फोन रख दिया। अब पार्वती जी ने साफ सफाई करके सबके लिए नाश्ता तैयार किया और खाने की आधी तैयारियां भी कर ली। फिर नहा धोकर 10 बजे तक तैयार भी हो गई और बेटे बहू के आने का इंतजार करने लगी। 10:01 पर राहुल का फोन आ गया। प्लेन लैंड हो चुका था। 11 बजे के पास दोनों घर आ गए थे। दोनों ने पार्वती जी के पैर छुए। पार्वती जी ने दोनों को गले से लगा लिया। बहू तन्वी को तो और भी कसकर भींच लिया था। फिर पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो और मैं तेरी सास नहीं, माँ हूँ। तन्वी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर पार्वती जी बोली, चलो बेटा, अब तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। दोनों अपने कमरे में चले गए और सुस्ताने लगे। इतने में पार्वती जी ने आवाज लगाई, बेटा राहुल, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। कमरे से ही बहू तन्वी की आवाज आई, हमने तो प्लेन में ही नाश्ता कर लिया था माँ जी, अभी हमें भूख नहीं है। फिर पार्वती जी थोड़ा मायूस होकर बोली, पर बेटा मैंने तो नाश्ता बना लिया था, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता कर लो, मैंने बड़े प्यार से बनाया है। पार्वती जी के इतना कहने पर बेटा राहुल तो नाश्ता करने आ गया, पर बहू तन्वी नहीं आई। पार्वती जी ने एक बार और प्रयास किया, नहीं बेटा, तू भी थोड़ा सा नाश्ता कर ले, देख मैंने बड़े चाव से बनाया है। फिर से तन्वी की आवाज आई, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है माँ जी, आप और राहुल दोनों नाश्ता कर लीजिए, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। पार्वती जी को बहू तन्वी का यह व्यवहार थोड़ा सा रूखा लगा, लेकिन फिर यह सोचकर कि वह इतने लंबे सफर से आई है, इसलिए थोड़ी थकी हुई होने के कारण ऐसा कह रही है। यह सब सोचकर पार्वती जी ने एक गहरी सांस ली और फिर पार्वती जी और राहुल दोनों नाश्ता करने बैठ गए। माँ बेटे ने खूब इधर उधर की बातें की। राहुल ने भी नाश्ता थोड़ा सा ही किया था। दरअसल भूख उसे भी नहीं थी, लेकिन माँ का मन रखने के लिए वह नाश्ता करने बैठ गया था। नाश्ते के बर्तन साफ करके पार्वती जी खाने की तैयारियां करने लगी। राहुल को खीर और पूड़ी बहुत पसंद थी। पार्वती जी ने बड़े प्यार से वही बना दी थी।
पार्वती जी आज सुबह से ही लगातार चक्कर खाते पहिए की तरह घूम रही थी। अब तो पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन बेटे बहू के आ जाने से वह सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि आज पार्वती जी का घर पहले की तरह हरा भरा सा लग रहा था। उन्होंने बड़े चाव से खाना बनाया था और फिर 2 बजे उसने दोनों को खाने के लिए बुलाया। तन्वी सोकर उठी और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। पार्वती जी को थोड़ा झटका सा लगा, क्योंकि एक बहू होने के नाते तन्वी ने खाना बनाने में अपनी सास पार्वती जी की किसी भी प्रकार की मदद नहीं की। तो कोई बात नहीं, मगर पार्वती जी ने सोचा वह खाना डाल तो सकती है। पार्वती जी मन ही मन उस बात को भी पी गई। फिर राहुल उठा और वह खाना डालने लगा। पार्वती जी ने उसे रोक दिया और खुद ही खाना परोसने लगी। खाना देखते ही तन्वी ने कहा, ये कैसा खाना बनाया है मम्मी जी, पूड़ियाँ? इतनी तेल घी की कौन खाता है? हे भगवान, मैं तो इन्हें नहीं खा सकती। इतना सुनते ही पार्वती जी को रोना आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा कोई आइटम ले लो बेटा। तन्वी ने दोबारा मुंह बनाते हुए कहा, पर माँ जी, खीर तो मैं खाती ही नहीं। अब आप ही बताइए माँ जी, फिर मैं क्या खाऊं? पार्वती जी बोली, बेटा, मैंने तो राहुल की पसंद की ही चीज़ें बनाई थी। तेरी पसंद तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए बनाती कैसे? फिर तन्वी ने राहुल से कहा, सुनो, मेरे लिए तुम बाहर से खाना मंगवा दो ना, तुमको तो मेरी पसंद पता ही है। और मम्मी जी, आगे से आप ध्यान रखना, मुझे ऐसा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ भी मत बनाइएगा। और इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। पार्वती जी चुपचाप खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। पार्वती जी को काटो तो खून नहीं। उसने राहुल की ओर देखा, वह चुपचाप खाना खाने में व्यस्त हो गई, तो पार्वती जी कुछ नहीं बोली। राहुल ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। पार्वती जी चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खा तो रही थी, लेकिन उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। फिर भी वह जबरदस्ती उसे निगल रही थी। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन बेटे के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। और जल्दी से उसने खाना खत्म किया और बर्तनों को सिंक में रखकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में जाते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। पार्वती जी को अपने ससुराल के दिन याद आने लगे। जब वह ससुराल में पहली बार आई थी, तो उसकी सास ने पहले ही दिन उसे बता दिया था कि क्या करना है और क्या नहीं, इतनी ऊंचे स्वर में बात करनी है, किससे बात करनी है और किससे नहीं। सारा कुछ समझाने में पूरे 2 घंटे लगे थे उसकी सास को। पार्वती जी तो घबरा ही गई थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसे तो कुछ भी याद नहीं रहा कि उसकी सास ने क्या कहा था और क्या नहीं। जब राहुल के पापा उसके पास पहली बार आए, तो उसने डरते डरते सारी बात उनको बता दी थी। पार्वती जी की सारी बातें सुनकर उनके पति कहने लगे, मैं तुम्हारे और तुम्हारी सास के बीच में नहीं पड़ना चाहता, तुम जानो और माँ जाने। इतना कहकर उन्होंने तो वह अध्याय ही समाप्त कर दिया था। अब पार्वती जी के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कह पाती। पार्वती जी की सास बात बात पर उसे टोकती रहती, कभी सफाई को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी किसी दूसरी बातों को लेकर। पार्वती जी को उनकी सास ने यह महसूस करा दिया था कि उसे कोई भी काम करना ढंग से नहीं आता, किसी भी तरह का काम करने में सलीका नहीं है। पार्वती जी धीरे धीरे उनकी अभ्यस्त हो गई थी। यह पूरी तरह अपनी सास के बनाए साँचे में फिट होती जा रही थी। जब उसकी सास मरने को थी, तो वह पार्वती जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत कड़वा व्यवहार किया है। एक बहू को ससुराल के वातावरण में ढालने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। अपनी इच्छाओं को मारकर औरों की इच्छाओं के लिए जीना पड़ता है। मैंने भी अपने मन पर पत्थर रखकर यही सीखा था। मेरी सास ने मुझे ऐसा ही सिखाया था, मैंने भी तुझे वही सिखाया है। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। पार्वती जी तो यह सुनकर रो ही पड़ी थी। उसे पता ही नहीं था कि इस कठोर इंसान के अंदर एक नाजुक दिल भी है। फिर उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो। मेरे मन में आपके लिए कोई भी मैल नहीं है। आपने तो मुझ पत्थर को तराश कर कोहिनूर बना दिया है। पार्वती जी की सास के मुख पर एक मुस्कान तैर गई थी और उसने इस संसार को अलविदा कह दिया। पार्वती जी के दिल में उसकी सास का यह रूप भी खिंचा हुआ था। अब वह उनकी पूजा करने लगी थी।
पार्वती के मन में अपनी सास के प्रति इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके इस बदले स्वभाव को राहुल के पापा भूल से अगर पार्वती जी की सास के बारे में कुछ कह भी देते थे तो वह तुरंत प्रतिवाद पर उतर आती थी। फिर सभी घर के सदस्य बड़े आश्चर्य से उन्हें देखते रहते थे। वह अभी पुरानी दुनिया में ही घूम रही थी कि मिसेस मल्होत्रा का फोन आ गया। पार्वती जी ने फोन उठाया। मिसेस मल्होत्रा बोली, क्या हुआ पार्वती जी, सत्संग की तैयारियां हुई कि नहीं? अरे हाँ बहन जी, तैयारियां तो हो गई हैं सत्संग की, आप लोग आ जाओ। उन्हें याद ही नहीं रहा कि आज तो सत्संग भी होना है और फिर जल्दी जल्दी वह सत्संग की तैयारियां करने लगी। ठीक 6 बजे कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो गई। सभी कॉलोनी की महिलाएं 2 महीने बाद मिल रही थी। सभी महिलाएं आपस में एक दूसरे को देखकर चहक उठी। खूब शोर हो रहा था। सभी खी खी करके हंस रही थी। सब लोग अपनी ही धुन में मस्त थे। तभी अचानक एक आवाज ने सबको चौंका दिया। पार्वती जी ने देखा कि सामने तन्वी खड़ी है। वे अपना सिर दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं। तन्वी बोली, प्लीज आप लोग इतना शोर मत करो, मेरा सिर फट रहा है। सब औरतें एकदम से खामोश हो गई। इतना बोलकर तन्वी अपने कमरे में चली गई। पार्वती जी ने हिचकिचाते हुए कहा कि यह उनकी बहू तन्वी है और आज ये बेटे राहुल के साथ दिल्ली से आई है। थकी होने के कारण उसके सिर में दर्द हो रहा है, शायद इसलिए उसकी बात का बुरा ना मानो। यह सुनकर अब एक एक करके सब औरतों को अपने अर्जेंट काम याद आने लगे और एक एक करके सब बहाना बनाकर चली गई। पार्वती जी सबको जाते हुए देखती रही और कुछ बोल ही नहीं पाई। पार्वती जी थोड़ी देर वहीं बैठी रही। फिर कुछ सोचकर वह तन्वी के कमरे की ओर गई और बोली, बेटी मैं तेरा सर दबा देती हूँ। तन्वी ने अपने कमरे से ही जवाब दिया, नहीं मम्मी जी, मैंने सिर दर्द की गोली ले ली है। ठीक है तो मैं चाय बना देती हूँ। इतना बोलकर पार्वती जी चाय बनाने के लिए चली गई। चाय तैयार होने के बाद उसने उन दोनों को बुलाया और सब लोग चाय पीने लगे। तन्वी ने चाय पी और झूठे बर्तन सिंक में छोड़ दिए। फिर भी उन्होंने अपनी बहू को कुछ नहीं कहा। पार्वती जी ने बर्तन साफ किए और डिनर की तैयारियां करने लगी। उसने तन्वी से पूछ लिया था कि डिनर में क्या बनाना है और क्या नहीं। वे उसी हिसाब से तैयारियां करने लगी। रात के 8 बज रहे थे। पार्वती जी ने खाना टेबल पर लगा दिया था। दोनों को आवाज लगाई और वह डाइनिंग टेबल पर आ गए। फिर तन्वी ने खाना शुरू किया और बोली, सब्जी बहुत तीखी है माँ जी। अब पार्वती जी को गुस्सा आ गया था। वह दिन भर से उन दोनों की चाकरी में लगी हुई थी और उस पर यह नाटक सहन करने की भी एक सीमा होती है। अब यह सीमा पार हो चुकी थी। रिश्तों को जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता। जब एक पक्ष कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता तो दूसरा पक्ष कब तक उस रिश्ते को निभाएगा। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अब पार्वती जी सास से माँ बन रही थी। उसे लगा कि जो रिश्ता जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, राहुल बाहर से खाना ऑर्डर कर दे बेटा, जो यह खाना चाहिए वह मंगवा ले। मेरे से जितना हुआ मैंने इसके लिए उतना ही किया, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता। राहुल और तन्वी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। पार्वती जी उन पर ध्यान न देते हुए अपनी प्लेट लेकर सोफे पर आ गई। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद राहुल भी अपना खाना लेकर अपनी माँ के पास आ गया। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। तभी तन्वी अपना खाना खत्म करके चुपचाप वहाँ से चली गई। अगली सुबह पार्वती जी आराम से जगी। 8 बज गए थे। इतनी देर से वह कभी नहीं उठी थी। बाहर आई तो देखा राहुल बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। पार्वती जी बोली, अरे तू कब से जाग रहा है? राहुल ने उत्तर दिया, 7 बजे नींद खुल गई थी मेरी। पार्वती जी को पता था कि राहुल को उठते ही चाय चाहिए, लेकिन उसने आज तय कर लिया था कि अब वह नौकरानी नहीं बनेगी। आज पार्वती जी ने अपने लिए भी चाय नहीं बनाई। अब राहुल की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी माँ से चाय बनाने के लिए कहे। पार्वती जी ने कहा, बेटा मैं माता रानी के दरबार में जाऊंगी घूमने, वापस सोमवार तक आऊंगी। तू तो रविवार को वापस जाएगा ना? ऐसा करना कि घर को ताला लगाकर चाबी सामने वाली मल्होत्रा जी को दे जाना। और इतना बोलकर वह अपनी यात्रा की तैयारी करने में लग गई। अब उसने भी तय कर लिया था कि उसने माँ बनने का प्रयास तो करके देख लिया, अब वह सास बनकर देखेगी।
पार्वती जी अपने बेटे और बहू के व्यवहार से बहुत परेशान हो गई थी। उसने उन दोनों को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था, इसलिए उसने सुबह ही कह दिया था कि अब वह माता रानी के दरबार में घूमने जाएगी। इस घोषणा से राहुल सकते में आ गया। इतने में तन्वी भी जाग कर आ गई थी। उसने देखा कि राहुल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता भी नहीं है और माजी भी वहाँ पर नहीं है। तन्वी ने राहुल से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान से कैसे लग रही हो, और अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं बना। अब पहली बार राहुल के स्वर में तीखापन था। अगर चाय नाश्ता करना था तो जल्दी जागती और बना लेती। तन्वी ने आश्चर्य से राहुल को देखा, जैसे यह कोई दूसरा आदमी हो। फिर तन्वी बोली, तुम तो जानते हो राहुल कि मैं 8 बजे से पहले नहीं जागती हूँ और मुझे जागते ही चाय चाहिए। जाओ मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ प्लीज। राहुल ने कहा, अब इन आदतों को बदल डालो। अब तुम्हारी शादी हो गई है, यह मायका नहीं है, तुम्हारा ससुराल है। तुम यहाँ की बहू हो, बेटी नहीं। माँ ने तुमको कल तक बेटी बनाकर माँ का खूब प्यार दिया था, लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया? दुख, संताप, कलेश, पीड़ा के अलावा। तभी तन्वी भड़कते हुए बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो? मुझे वह खाना पसंद नहीं आया तो मैं उसे कैसे खाती? उन्हें वह खाना बनाना ही नहीं चाहिए था। एक बार मुझसे पूछ लेती कि क्या बनाऊं खाने में, तो कौन सी वह छोटी हो जाती। लेकिन वह तो सासू माँ है ना, वे क्यों पूछेंगी? खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे मरो। अब इस बात पर माँ जी नाराज हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? तभी तन्वी गुस्से में विफर कर बोली। तन्वी की बात सुनकर राहुल का पारा भी चढ़ गया और गुस्से से बोला, सही कह रही हो, मम्मी तो नौकरानी है ना और तुम महारानी। चलो जाओ और दोनों के लिए चाय बनाकर ले आओ। पहली बार राहुल ने आदेशात्मक भाषा का इस्तेमाल किया था। तन्वी को घोर आश्चर्य हो रहा था कि राहुल को क्या हो गया है। वह मन ही मन सोचने लगी कि आज से पहले तो राहुल ने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। फिर तन्वी कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद बना लो। और यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। इस घटना से राहुल हक्का बक्का सा रह गया। कल से इसने किया ही क्या है जो इसकी तबीयत खराब हो गई है, और मन में सोचने लगा, बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ने का यही अंजाम होता है। लेकिन सिर पर तो मैंने ही बिठाया था ना। कल वह मम्मी का इतना अपमान कर रही थी और मैं खामोश होकर बैठा रहा। क्या इसी दिन के लिए मुझे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था? पापा की मृत्यु के बाद सारी जमा पूंजी माँ ने मेरी पढ़ाई और मेरी शादी में खर्च कर दी। क्या इस दिन के लिए? वह मन ही मन शर्मिंदा होते हुए अपने आप से सवाल किए जा रहा था। फिर अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहने लगा, कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा इसका। यह कहकर वह पार्वती जी के कमरे में चला गया। पार्वती जी अपनी यात्रा की तैयारी करने में लगी थी। लगभग 1 घंटे तक दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं। राहुल अपने कमरे में आकर सो गया। करीब 11 बजे तन्वी बिस्तर से खड़ी हुई। नहा धोकर तैयार होकर वह करीब 1 बजे नीचे आई तो देखा कि एक सत्संग की मंडली आई हुई है और अपना पूरा माइक सिस्टम लगा रही है। तो क्या आज फिर से सत्संग होगा, और वह भी माइक से? मेरा तो सिर फट जाएगा। वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और राहुल को जगाया। राहुल, देखो तो जरा नीचे जाकर, माँ जी ने सत्संग वालों को फिर से बुला लिया है और पूरा साउंड सिस्टम भी साथ लाए हैं वे लोग। इतने शोर में मैं कैसे रहूंगी? मेरा तो सिर दर्द से फट जाएगा। राहुल बड़ी गंभीरता से बोला, बात तो सही है, इतना शोर कैसे झेलोगी तुम? ऐसा करो, तुम किसी होटल में चली जाओ, मैं अभी बुक कर देता हूँ। और वह अपना मोबाइल लेकर होटल सर्च करने लगा। इतना कहने पर तन्वी राहुल के चेहरे को देखती हुई स्तब्ध सी खड़ी रही। फिर कहने लगी, राहुल तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं अकेले होटल कैसे जाऊंगी? क्या जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। यह साफ साफ तन्वी की धमकी थी। इसी के चलते अब तक राहुल पर हुकूमत कर रही थी वह, लेकिन इस बार इस धमकी का राहुल पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह बेपरवाह होकर होटल सर्च करने में लगा रहा। राहुल के इस व्यवहार से तन्वी झल्ला गई और जोर जोर से बोलने लगी, तो माँ जी को कहती क्यों नहीं कि वह सत्संग ना करें?
हमारे जाने के बाद जो चाहे करें, लेकिन रविवार तक कुछ ना करें। तभी राहुल बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे यह घर हमारा हो और तुम आदेश दे रही हो। घर की मालकिन मम्मी है, वह जो चाहे करे, हम कौन होते हैं रोकने वाले। फिर तन्वी ने बड़े शांत स्वर में कहा, प्लीज राहुल कुछ करो ना, ऐसे तो कैसे रह पाएंगे हम संडे तक। राहुल मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, तीर सही जगह लगा है। फिर बोला, ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारा टिकट आज ही की फ्लाइट से करवा देता हूँ, तुम दिल्ली चली जाओ। यह तुमको हो क्या गया है राहुल, मैं अकेले जाऊंगी क्या? हैरान होते हुए तन्वी ने कहा। इतने में नीचे से भजनों की तेज तेज आवाजें आने लगी। तन्वी एकदम से चिढ़कर बोली, सुना तुमने, कितना कान फाड़ू शोर हो रहा है। तन्वी वहीं धम से पलंग पर बैठ गई। मेरा तो सिर फट जाएगा। तभी राहुल बोला, ऐसा करो, एक सिर दर्द की गोली ले लो और सो जाओ, मैं तो भजन सुनने नीचे जा रहा हूँ। इतना कहकर वह जाने लगा। पार्वती जी ने केवल अपने लिए ही खिचड़ी बना ली थी और खा ली थी। राहुल और तन्वी दोनों सुबह से भूखे ही थे। आज राहुल ने भी कोई खाने का बाहर से ऑर्डर नहीं किया था। वह तो बेफिक्र होकर भजनों का आनंद लेने लगा। उधर तन्वी शोर से वैसे ही परेशान थी। उस पर सुबह से कुछ भी नहीं खाया था उसने, इसलिए और भी परेशान हो गई थी। परंतु सबसे बड़ी परेशानी तो राहुल के बदले व्यवहार से थी। तन्वी सोचने लगी, अब क्या करूं? उसने आखिरी हथियार चलाया। राहुल को फोन करके अपने पास बुलाया और कहा कि उसे बुखार आ रहा है। राहुल ने उसका हाथ छुआ तो लगा हल्की सी हरारत है। वह उसे लेकर अस्पताल चला गया। इधर पार्वती जी ने अपने मोहल्ले की सब औरतों को बुला लिया। सब औरतों ने खूब नाच गाना किया, भजनों का आनंद लिया। शाम तक चलता रहा यह कार्यक्रम। उधर राहुल तन्वी को लेकर जब अस्पताल पहुंचा और फिजिशियन को दिखाया तो उसे फूड पॉइजनिंग बताया और पूछा कि कल क्या खाया था। जब उसको यह बताया कि कल दोनों टाइम खाना बाहर से मंगवाया था तो डॉक्टर साहब ने कहा, यह बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आज केवल खिचड़ी और दलिया ही लीजिए। कल एक बार फिर से मुझे दिखाइएगा और यह दवाइयाँ ले लीजिए। उन्हें पर्चा पकड़ाते हुए डॉक्टर ने कहा। फिर दोनों घर आ गए। तन्वी को भूख लग रही थी, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं था। क्या करे, वो माँ जी से कैसे कहे खिचड़ी बनाने को। फिर उसने उम्मीद भरी नजरों से राहुल की ओर देखा, पर राहुल ने हाथ खड़े कर दिए। बोला, मम्मी से तुम ही कह दो खिचड़ी बनाने को, और वह सत्संग में बैठ गया। भूख तो उसे भी बहुत तेज लग रही थी, लेकिन कल मम्मी को उसने जो दुख पहुंचाया था तो आज उपवास तो करना पड़ेगा ना। अंत में तन्वी ने हिम्मत जुटाकर पार्वती जी से कहा, माँ जी, डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताया है और केवल खिचड़ियाँ दलिया खाने के लिए कहा है, तो बना लो और खा लो। पार्वती जी ने स्पष्ट कह दिया। फिर तन्वी बोली, मुझे नहीं आता बनाना मम्मी जी। तो पार्वती जी बोली, फिर बाहर से मंगवा ले, तुझे तो बाहर का खाना बहुत पसंद है ना। डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने को मना किया है माँ जी। इस पर पार्वती जी बोली, पर मेरे हाथ से तो नमक, मिर्च, घी वगैरह ज़्यादा पड़ता है जो तुझे पसंद नहीं है। तन्वी बोली, मैं सब खा लूँगी माँ जी, बस आप बना दो। पार्वती जी समझदार थी, रस्सी को ज़्यादा खींचने से भी वह टूट जाती है, इसलिए आज का सबक इतना ही काफ़ी है। ऐसा सोचकर वह खिचड़ी बनाने चली गई। राहुल और तन्वी को आवाज़ देकर डाइनिंग टेबल पर बुला लिया गया। तन्वी आकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाने लगी। दोनों ने भरपेट खिचड़ी खाई। तन्वी बोली, माँ जी, खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, मुझे भी सिखा दीजिए ना। शाम को जब बनाऊंगी तब तू भी साथ रहना, ऐसा बताने से काम नहीं चलेगा। ठीक है माँ जी। खिचड़ी खाकर वह बर्तन सिंक में रख रही थी कि पार्वती जी ने कहा, तेरे झूठे बर्तन कौन साफ करेगा? कल तो मैंने कर दिए थे, लेकिन आगे नहीं करूंगी, इसलिए बर्तन को साफ करके ही जाना। और यह बोलकर पार्वती जी सत्संग में बैठ गई। शाम को जब पार्वती जी खिचड़ी बनाने लगी तो तन्वी भी आ गई और वह भी हाथ बटाने लगी। तन्वी ने कहा, कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं माँ जी। पार्वती जी ने हैरानी से पूछा, क्या तूने उन्हें बुलाया है? हाँ माँ जी, मैं उनके साथ चली जाऊंगी, जब वापस नौकरी पर जाना होगा तब आ जाऊंगी। तन्वी ने कहा। पार्वती जी बोली, यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे आ जाए और जब चाहे चला जाए, समझी? तेरे पापा मम्मी को किसी होटल में ठहरा दे
और हाँ, अगर इस घर में रहना है तो घर के सदस्य की तरह रह, मेहमान की तरह नहीं। तू भी होटल चली जा, फिर जहाँ तेरी मर्जी हो चली जाना, और जब चाहे नौकरी पर भी चली जाना। इतना सुनकर तन्वी अवाक रह गई। उसे अपनी सास पार्वती जी से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत बुरा लगा। इतने में राहुल भी वहां आ गया। तन्वी ने राहुल की ओर देखा और कहा, सुना तुमने राहुल, माँ जी क्या कह रही हैं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। माँ जो कह रही है वह एकदम सही कह रही है। तुम मेहमान नहीं हो। तुमने ना तो माँ को माँ समझा और ना ही इस घर को घर। इसलिए अच्छा होगा कि तुम किसी होटल में ठहर जाओ। तन्वी, मेरे से कुछ भी उम्मीद मत रखना। जो भी करो सोच समझ कर करो। मैं तो माँ के पास ही रहूंगा। तन्वी को काटो तो खून नहीं। वह गुस्से से बौखलाकर अपने कमरे में चली गई। पार्वती जी को भी बहुत बुरा लगा था इस व्यवहार पर, मगर राहुल ने अपनी माँ को समझाया कि हर बीमारी का इलाज कड़वी गोली ही है। थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। दूसरे दिन सुबह तन्वी जल्दी जग गई और किचन में चाय बनाने लगी। खटर पटर की आवाज सुनकर पार्वती जी की नींद खुल गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में राहुल भी वहां आ गया। पार्वती जी ने उसे इशारे में पूछा तो वह अपनी माँ को अलग से ले गया और कहा, कल इसने अपनी माँ से बहुत सारी बातें की थी। अंत में यही निष्कर्ष निकला कि जैसा माँ चाहे वैसा ही करने में भलाई है। वह उसी का परिणाम है यह। राहुल के होठों पर मुस्कान थी और फिर पार्वती जी किचन की ओर चल दी तो तन्वी पार्वती जी से लिपट गई और रो रो कर बुरा हाल कर लिया। रोते रोते बोली, माँ जी मुझे माफ कर दो। पार्वती जी मोम की तरह पिघल गई। उसे चुप कराती हुई बोली, नहीं मेरी बच्ची, रोते नहीं। मुझे यह सब करने को मजबूर कर दिया। बेटे, मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं बचा था। पार्वती जी और तन्वी की आंखों में गंगा जमुना बहर निकली। दोनों के आंसू मिलकर प्रयागराज बन रहे थे। राहुल भी आकर दोनों से लिपट गया और सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।